जयपुर में धर्मांतरण का नंगा खेल सामने आया है। एक परिवार का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। एक दंपत्ति चेहरा छिपाते से आए, लालच दिया, इलाज करवाएंगे, दवाई दिलाएंगे, कर्ज भी दूर कर देंगे। इस बार भी पर्दाफाश वीएचपी ने किया है। प्रश्न यह है कि जिम्मेदार मशीनरी क्या कर रही है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए, मेरे पास एक लिस्ट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारीक जुड़े हुए हैं। कुछ और गेस्ट भी कुछ ही पलों में मेरे साथ होंगे। एक लिस्ट में जो पढ़कर बताता हूं अमितोष, मैं चाहता हूं आप भी सुनिएगा। मेरे सोर्स ने ये लिस्ट मुझे भेजी है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा जिला उदयपुर की कार्यकारिणी अनुमोदन के लिए जो लिस्ट भेजी गई है, उनमें जो 25 नाम है, एक एक कर बताता हूं। लक्ष्मी लाल जी ओड, मुकेश जी मीणा, अरविंद चरण जी, खालाराम जी मीणा। अब एक नाम आपको समझ में आएगा क्रिश्चियन मोर्चा का, थॉमस सुरेश जी। इसके अलावा नारायण लाल जी मीणा, प्रभुलाल डामोर, उदय लाल डिंडोर, लक्ष्मण सोलंकी, धूलाराम मीणा, रमेश कसौटा, लक्ष्मण लाल डांगी, जोनी रामास्वामी जी, मोहन जी मीणा। बस यही नाम है। अधिकतर मीणा, कटारा, डामोर, खोखरिया, धामेत। सिर्फ एक नाम, थॉमस सुरेश जी। क्या इस लिस्ट को देखने के बाद कुछ गड़बड़ नहीं लगती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो खेल हो रहा है? क्या यह समझ नहीं आता कि शायद सनातन कुछ अधर्मियों के निशाने पर है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। अमितोष, इस लिस्ट को सुनने के बाद और आज की घटना के बाद क्या लगता है, क्या हो रहा है? वीएचपी को क्या लगता है? स्वप्निल जी, जो आपने लिस्ट बताई, यही खेल आज देश में चल रहा है। नाम रखेंगे हिंदू पर कन्वर्ट कराएंगे क्रिश्चियनिटी में। नाम रखेंगे हिंदू लेकिन इशू करेंगे लव जिहाद का। तो आप हिंदू नाम रख के यूज कर रहे हो अपने उस ऑफेंस के लिए, कन्वर्जन के लिए, जिससे आप पकड़ में नहीं आओ, गिरफ्त में नहीं आओ। और आज यही हुआ। जिससे कन्वर्ट कराने पहुंचे परिवार को, उनके ने भी नाम हिंदू ही है, उनके कोई नाम क्रिश्चियन नाम नहीं है। तो आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? क्या हुआ एग्जैक्टली? क्या मसला पूरा क्या था? विषय यह हुआ है कि झालाना के एरिया के अंदर में निरंतर रूप से एक रैकेट चल रहा है। और रैकेट किस प्रकार से चल रहा है कि वो झूठे लुभावने दे रहे हैं, घर से देवी देवताओं की तस्वीरें हटा रहे हैं, घरों के अंदर में प्रार्थना करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप प्रसाद किसको चढ़ाएंगे। आपको क्या पता प्रसाद कौन खा रहा है? हनुमान जी खा रहे हैं, राम जी खा रहे हैं, कौन खा रहा है? तो देवी देवताओं की मूर्ति हटा दी। बातें कर रहे हैं कि हमारी प्रार्थनाओं से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो रहा है, और एक ही घर को तोड़ने का प्रयास करा हुआ। आज जो विषय हमारे समक्ष आया है स्वप्निल जी, उस विषय के अंदर में भी यही हुआ। एक परिवार के दो गुट, कुछ कन्वर्ट हो गए लुभावनों में, कुछ अड़ गए कि हम कन्वर्ट नहीं होंगे, और जो अड़ गए उनके साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ और थाने में एफआईआर दर्ज कराई। ये आज विषय हुआ है। ये जो धर्म परिवर्तन के मामले होते हैं, वीएचपी ने भरतपुर में पर्दाफाश किया और भी जगहों पर पर्दाफाश किया। जयपुर में भी वीएचपी थी। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये धर्म परिवर्तन ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है कि नहीं? जी, मतलब धर्म परिवर्तन पेपर रिकॉर्ड कैसे होगा? भाई, जैसे मैं कहीं पर अप्लाई कर रहा हूं तो मैं अपना धर्म लिखूंगा हिंदू या बिल्कुल सनातन, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑन पेपर जब आप किसी का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड हो रहा है या नहीं? वो ऑन पेपर रजिस्टर्ड हो रहा है या नहीं? बिल्कुल। आप देखिए क्या हो रहा है कि ये रजिस्टर तो नहीं करते हैं, ओके, लिखते नहीं है, क्योंकि लॉ ही नहीं है ना स्वप्निल जी। और विश्व हिंदू परिषद की ये मांग रही है कि लॉ तो लेके आए। जिस तरह से देश के अंदर में 11 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, वहां रजिस्ट्रेशन की मांग है, कलेक्टर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कन्वर्ट होने से पहले। पर यहाँ लॉ नहीं है, उसका मिसयूज करा जा रहा है। हिंदू नाम रख के हिंदुओं को, भोले भाले हिंदू को कन्वर्ट कराया जा रहा है। ठीक है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव भी हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता नवीन शर्मा जी मेरे साथ हैं, और जेसी शर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस हैं। मैं आप सबका भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। प्रतिष्ठा जी, जयपुर की आज की घटना, इससे पहले भरतपुर की घटनाएं, और एक जो लिस्ट मैंने क्रिश्चियन मोर्चा की पढ़ी, इन सबको देखने सुनने के बाद ऐसा सचमुच क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि हो सकता है कोई साजिश चल रही हो? जो चीजें सामने है, इसमें कांग्रेस को अगर कुछ हो रहा है तो इस सरकार को और प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जबरदस्ती किसी से भी कुछ करवाना, हमारा संविधान इसका कोई अधिकार किसी को भी नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर इस तरह की कोई भी साजिशें चल रही है तो सरकार है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि किसके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसको रोकने का काम सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल गलत है किसी का भी। प्रतिष्ठा जी, जैसे भरतपुर वाले केस की मैं बात कर लूं, भरतपुर वाले केस में कई लोगों का ये कहना था कि राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है, उसमें आप ही के पार्टी के एक चेहरे का नाम सामने आता है। हालांकि ये सब आरोपों के स्तर पर है, इसमें क्लैरिटी कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूं कि यही भरतपुर में धर्मांतरण का खेल तो गहलोत राज में भी चलता रहा, उससे पहले राजे राज में भी चलता रहा। कोई सरकार सीरियस क्यों नहीं ले रही? या मैं कह रहा हूं गहलोत साहब ही सीरियस क्यों नहीं ले पाए?
वो भी तो संविधान के रक्षक कहलाते हैं खुद को। देखिए, संविधान की रक्षा करना सबका कर्तव्य है। सरकार में बैठे जिनके हाथों में जनता ने ये कर्तव्य सौंपा है, उनका कर्तव्य और ज्यादा इसके प्रति बढ़ जाता है कि इस तरह का अगर कोई भी मामला आता है कहीं पर भी, आज डबल इंजन की सरकार है और अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, तब आज भी अगर राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो राजनीतिक संरक्षण कौन दे रहा है, इस चीज का भी पूरा जनता को बताना चाहिए कि भाई ये तो आपके लिहाज से आज डबल इंजन की सरकार इस मसले पर फेल है। आज डबल इंजन की सरकार इस मसले पर फेल है। क्या गहलोत राज भी फेल रहा? इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। प्रतिष्ठा जी, सवाल यह है कि क्या गहलोत राज भी फेल रहा? धर्मांतरण के इशू पर कांग्रेस के बड़े लीडर्स के कोई बयान खुलकर क्यों नहीं आते हैं? व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। नहीं, प्रतिष्ठा जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसी नजरिए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से गहलोत सरकार फेल नहीं रही? दूसरा, कांग्रेस के बड़े लीडर्स इस इश्यूज पर कोई बयान देने से क्यों हिचकते हैं? मैंने नहीं देखा राहुल गांधी बोलते हैं कि यहाँ धर्म खतरे में है। अगर सनातन भी खतरे में है तो वो भी तो कोट किया जा सकता था कि हमारे यहाँ एक धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है, उस पर नकेल कसे जाने की जरूरत है, केंद्र सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। ये भी तो राहुल बोल सकते थे ना अमेरिका में। राहुल जी क्या बोल रहे हैं, राहुल जी डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड करेंगे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या वो ऐसा बोल नहीं सकते थे? धर्मांतरण अगर इशू है तो वो तो प्रतिष्ठा जी देश का नागरिक सवाल कर रहा है। कहाँ पर संविधान को मानती है? आज के पेपर में भी छपा है कि हमारे सीएम साहब न्यायालय की इतनी बड़ी अवमानना करते हैं। मैंने उस पर 5 बजे डिबेट ली है, लेकिन अभी धर्मांतरण का, अगर कांग्रेस धर्मांतरण को सीरियस इशू समझती है, प्रतिष्ठा जी मैं आपको 5 बजे की डिबेट भिजवा दूंगा। मैंने उस विषय पर भी डिबेट ली है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि धर्मांतरण अगर एक सीरियस इशू है तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स उस पर खुलकर क्यों नहीं बोलते? आप डिबेट सिर्फ इसलिए करते हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं बोलती, क्या हो रहा है ये जनता को दिखाने के लिए। विपक्ष की जिम्मेदारी है ना केंद्र को जगाना। विपक्ष की जिम्मेदारी है ना केंद्र को जगाना। व्यू आपका ये होना चाहिए कि आज डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल है। वो तो है ही, लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार फेल है आप कह रही हैं तो विपक्ष के तौर पर आप ही को तो जगाना है इस इशू पर। कहां जगा रहे हैं आप लोग? स्वप्निल जी, आप मुझे जब मैं बोलूं तो आप बीच में मैडम अगर देखिए, अगर आप सवाल पर नहीं आएंगी तो मैं आपको सवाल पर जरूर लाऊंगा। प्रतिष्ठा जी देखिए, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि केंद्र सरकार अगर धर्मांतरण के इशू पर फेल रही है तो विपक्ष के तौर पर उन्हें जगाना आप ही की जिम्मेदारी है। पर आपके लीडर्स धर्मांतरण पर बोलेंगे तभी तो केंद्र जागेगी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सनातन करता है स्वप्निल जी। और दोनों जगह सरकार सनातन धर्म वालों की चल रही है, तो जगाइए ना बड़े लीडर से बुलवाकर। अरे बड़े लीडर से बुलवाकर जगवाइए ना। राहुल गांधी से बुलवाइए, खड़गे साहब से बुलवाइए, सांसदों से बुलवाइए, लोकसभा में ये इशू उठाइए। और आपका पॉइंट ये है कि विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? विपक्ष जगह क्यों नहीं रहा केंद्र को? पॉइंट मैडम गड़बड़ मत कीजिए, पॉइंट गड़बड़ मत कीजिए प्रतिष्ठा जी। ठीक है, मैं नवीन शर्मा आपके पास आ रहा हूँ। नवीन शर्मा, मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भरतपुर में जब बीएचपी ने खुलासा किया और बीजेपी के सामने ये इशू आया तो उस पर बीजेपी अब तक कर क्या रही है? सेंटर के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर मांग तो काफी लंबे समय से कानून लाइए। बोलते रहेंगे तो मैं आपको सुन पाऊंगा ना, मैं आपका जवाब दे पाऊंगा। प्रतिष्ठा जी, मैं दोनों आपको रोक रहा हूं। नवीन शर्मा जी से मेरा सवाल और वही सवाल जो आप उठा रहे हैं, कहिए सुनने की आदत डालें। नवीन जी, मेरी बात कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आपको ये निर्देश स्पष्ट रूप से देने चाहिए कि नहीं, सुनने की भी आदत होनी चाहिए, सिर्फ बोलने की नहीं। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे तब मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। मैं आपको आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, प्रतिष्ठा जी 2 मिनट। नवीन जी, मैं ये कह रहा हूँ है ना, सेंटर में आप हैं, स्टेट में आप हैं। भरतपुर में वीएचपी द्वारा पर्दाफाश करने के बाद बीजेपी ने कहा कि हम इस पर कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता अब तक निकला नहीं है। कब तक गेंद अपने पाले में लेकर बैठे रहेंगे आप? कानून कब बनेगा? स्वप्निल, मैं आपसे भरतपुर में जो मास धर्मांतरण हुआ था, 400 से 500 लोगों की मौजूदगी में लगभग 150 लोगों का अरेस्ट हुआ था। क्या उस घटना की डेट आपको याद है? सर मैं आपको स्पेसिफिक बता दूं, एक तो 5 जुलाई वाली घटना है, 5 जुलाई 2014। एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली। भरतपुर की घटना और एक उससे पहले भी है, 5 जुलाई की आपको याद है? करेंगे। एक उससे पहले की भी है, क्या वो आपको याद है? 5 जुलाई की घटना की बात करेंगे हम। कर लीजिए। तो स्वप्निल, मैं आपका ध्यान एक डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा हूं। भरतपुर के एक पर्टिकुलर स्थान पर
लगभग 400 से 500 लोग एकत्रित हो जाते हैं और एक मास स्तर पर धर्मांतरण का काम हो रहा है। आपको क्या ये नहीं लगता कि वर्षों की तैयारी है, सालों की तैयारी है? आप वहां एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, इस बात को जोड़ना मत भूलिए। जी, मैंने कहा वहां एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, इस बात को जोड़ना मत भूलिए। बेशक बेशक मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा, बेशक मैं वहीं पहुंचने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि ये किस डेट की घटना थी और जिस डेट की घटना थी, जितना बड़ा ये कार्यक्रम था, क्या आपको ये नहीं लगता कि वर्षों की तैयारी है? पिछले 5 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते धर्मांतरण पर किसी तरह के अंकुश नहीं लगाए गए। सर छत्तीसगढ़ में आप ही आप है, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। मीडिया से बैठे नहीं, छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह से धर्मांतरण हो रहा है, झारखंड में भी इसी तरह से धर्मांतरण हो रहा है। प्रश्न पूछना एकदम वाजिब बात है। तो नवीन जी बताइए ना, सेंटर कर क्या रहा है? सहमत हूँ, कानून कब आएगा? मेरा यहाँ कहना जो है, जैसे आज की घटना की हम बात करें, जैसे आज की घटना की हम बात करें, हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो झालानों में जिस घटना को एक तरह से पकड़ा है, उसमें मुस्तैदी से अपना जो है रोल अपना निभाया है, तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं, सरकारें अपना काम कर रही हैं, जल्द ही इस पर मैं ये कह रहा हूं, कानून कब आएगा? नवीन जी मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात को सुनिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पर तो कुछ दिनों पहले गहलोत राज था। कानून से पहले सुनिए तो कानून से पहले जागरूकता आने की सख्त आवश्यकता है। अगर आप कानून की बात कर रहे हैं, मैं आपको 16 दिसंबर 2017 छत्तीसगढ़ में आप ही आप थे साहब, छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी रही है, वहां पर भी कन्वर्जन की घटनाएं इसी तरीके से हो रही हैं। ये कब स्वीकार करेंगे आप? कानून भी आएगा, लेकिन कानून से पहले मैं आपको एक याद दिला देना चाहता हूं, 16 दिसंबर 2017 को जोधपुर हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, किसी भी धर्मांतरण से पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना आवश्यक है। नहीं ले रहे लोग, ये कहां ले रहे हैं? जुडिशरी ने, प्रॉब्लम तो यही है, जुडिशरी ने ऑलरेडी एक डायरेक्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम कानून लाने से डिनाई कर रहे हैं। और भाजपा इस मामले में मैं रोक रहा हूं आपको, कर चुकी है। 2018 में जेसी शर्मा जी रिटायर्ड आईपीएस है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। वसुंधरा राजे की सरकार के रुक जाइए, अब आप रुक जाइए नवीन भाई रुक जाए प्लीज। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शर्मा जी मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था जी। एक तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो अलग होता है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने पुलिस को हिचकते देखा है एफआईआर दर्ज करने में। इस तरह के केसेस को सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट होता है और क्यों होता है? देखिए स्वप्निल जी, पहली बात तो है कि आपने जो मूल विषय है कि क्या जबरन धर्मांतरण हो रहा है और हो रहा है तो इसका क्या कानूनी प्रावधान है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, किस तरह से ये रुके, कौन कौन सी एजेंसी इसको रोके, इस विषय पे मुख्य रूप से डिबेट होनी चाहिए थी। लेकिन इसका पूरी तरह राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। सर राजनीतिकरण हर पार्टी अपने अपने मेरा आपसे निवेदन है कि आपके सवाल भी उसी तरह के होने चाहिए जो अपने मूल विषय के आसपास रहे, उससे भटके नहीं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या धर्मांतरण हो रहा है देश में, तो ये निश्चित रूप से हो रहा है। देश के विभिन्न अंचलों में, विशेष रूप से दूर दराज के अंचलों में, आदिवासी अंचलों में, गरीब झुग्गी बस्तियों में, इनमें चोरी छुपे धर्मांतरण हो रहा है। ऐसी घटनाएं आपने सामने आ रही है, आप और हम सब पढ़ते हैं। ठीक है। और उनमें से कुछ घटनाएं ही हाईलाइट होती है, और वो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और संगठन हो, उसके मार्फत जानकारी मिलती है। या जो पीड़ित है वो वास्तव में लालच में आ गया, भय में आ गया, दबाव में आ गया, डर में आ गया, और फिर उसकी अंतरात्मा जगती है और वो पुलिस के पास सूचना देने आता, तब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके संबंधित के खिलाफ वो कार्रवाई होती है। तो मेरा आपसे इसमें निवेदन है, सबसे जो मूल विषय है कि क्या धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए देश में और प्रदेश में कानून है, अस्तित्व में है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर होना चाहिए तो कब तक होना चाहिए। इसके लिए मैं जो आपको मेरी जानकारी उसके मुताबिक बता रहा हूं कि इस संबंध में आप सब शायद सहमत होंगे कि इस संबंध में कोई केंद्रीय कानून लागू नहीं है और इस संबंध में कोई इस संबंध में एक विभिन्न रिटें लगी हुई है। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से, जहां तक मैंने कहीं पढ़ा है, उसमें एक हलफनामा दायर किया गया था साहब, इस संबंध में केंद्र सरकार कानून बनाने की स्थिति में नहीं है। वो कानूनी प्रावधान बनाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने हलफनामे में दिया है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। और जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि 11 राज्यों में यह धर्मांतरण रोकने संबंधी कानून लागू है।
जहां तक राजस्थान का सवाल है, आप ये नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकारों ने प्रयास नहीं किए। 2008 में वसुंधरा जी की सरकार थी बीजेपी की, बाकायदा धर्मांतरण संबंधी कानून बना और वो बन करके राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गया, लेकिन किन्हीं कारणवश वहां से 2 बार ऐसा हुआ, ऐसा वो स्वीकृत नहीं हुआ, वापस आ गया। और अभी भी जैसे लेटेस्ट एक 2022 में अश्वनी जी उपाध्याय जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी एक याचिका दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में जो विचाराधीन है। ठीक है। और उसी के जवाब में राजस्थान सरकार ने भी एक हलफनामा दिया है कि हम ऐसा कानून लाने की तैयारी में है, प्रक्रिया में है। ठीक है। तो सरकार उस दिशा में प्रयास रहता है। अब जहां तक आप पुलिस की बात करते हो साहब, पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करने में देर करती है या ढिलाई करती है, मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। जब तक कानून नहीं हो, कानूनी प्रावधान नहीं हो। अब इसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है शर्मा जी, आज की घटना में हमने देखा वीएचपी प्रदर्शन करती रही लगभग 4 से 5 घंटे, उसके बाद किसी तरह से एफआईआर की स्थिति आ पाई, तो पुलिस उस पीरियड में समझना क्या चाहती थी? देखिए, इस संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सामान्य अपराध है, चाहे वो अभी नया कानून अपना बीएनएस बना है, उसके तहत जो भी अपराध हैं या विशिष्ट कानून जो बने उनके तहत अपराध है, तो उसमें अधिकांश मामलों में पीड़ित ही अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, जिसके साथ अपराध होता है वो अपराध दर्ज कराता है। ऐसे मामलों में ये देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद, मैं आपको बता रहा हूं, संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो धार्मिक स्वतंत्रता और जबरन धर्म परिवर्तन, इन दोनों के बीच में एक बहुत पतली रेखा है, बहुत पतली रेखा है। ठीक है। तो जब तक, अब चूंकि धार्मिक आजादी को लेकर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस तरह की टिप्पणियां करी है कि धार्मिक आजादी में किसी तरह का खलल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अगर अपना धर्मांतरण करवा रहा है तो वो बिल्कुल कानूनी रूप से मान्य, उसको जो अपन रोक नहीं सकते। फिर स्वेच्छा क्या है? वो तो किसी के डिसीजन को प्रभावित विभिन्न करना हुआ। अगर लालच दिया है, जी, अगर लालच दिया है तो वो तो किसी के डिसीजन को प्रभावित करना हुआ। अब मैं वही तो कह रहा हूं कि लालच देना, दबाव देना, भय दिखाना, या एक लव जिहाद के रूप में जो हो रहा है कि आप प्रेम जाल में फंसा के शादी कर लेते हैं, बाद में जबरन धर्मांतरण उसका करवाते हैं, बच्ची का, लड़की का, जो भी उसका, इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है। तो इस संबंध में धर्मांतरण रोकने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। अभी मैं समझता हूं कि हमारा संपूर्ण समाज ही इस बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा सजग नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आता हूं। मैं नवीन शर्मा से इस वक्त एक सवाल लेना चाहता हूं। नवीन जी, मुझे एक बात बताइए, डबल इंजन का मतलब ये होता है कि एक इंजन से कुछ आगे बढ़ेगा तो दूसरा इंजन उसको सपोर्ट करेगा। राज्य सरकार के टाइम पे आप खुद बता रहे हैं कि 2 बार कानून भेजा और राष्ट्रपति ने लौटा दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो कांग्रेस ने नहीं लौटाया सर जी, वो कांग्रेस ने नहीं लौटाया है, वो तो राष्ट्रपति के यहां से लौटा है। राष्ट्रपति जी के यहां से लौटा है ना, राष्ट्रपति जी के यहाँ लौटा था, बिल्कुल बेशक। राष्ट्रपति जी के यहाँ से लौटा था। डबल इंजन का फायदा बताइए, कुछ कमी रही हो जी, तो डबल इंजन का फायदा बताइए। जो प्रतिष्ठा जी भी पूछ रही थी, वही सवाल है मेरा आपसे। डबल इंजन का फायदा बताएं हम आपको। हाँ, देखिए, अभी अभी महोदय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिट लगी हुई है उसमें ऑलरेडी राज्य सरकार अपना हलफनामा दे चुकी है। और अच्छा। मैं स्वप्निल यहाँ आपसे कहना चाहूंगा, मशीनरी के, मैं ये डिनाई नहीं करना चाहता कि मशीनरी अपना काम नहीं कर रही है। मशीनरी अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रही है और बेहतर करेगी। इस पर शीघ्र ही कानून लाया जाएगा। लेकिन एक विशेष बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जिस तरह से भारत का, राजस्थान का सामाजिक ढांचा जिस तरह का है, उस सामाजिक ढांचे में धर्मांतरण को रोकने के लिए एक जागरूकता लोगों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे मामले पकड़ में आए, जिससे मामले उजागर हों। एक अभियान मामला पकड़ में आने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है, जागरूकता का एक अभियान जो आपने चालू किया, उसका नाम बता दीजिए। नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं, ये माना जा सकता है कि कहीं सरकारी मशीनरी की या प्रशासन की कहीं जागरूकता लाने की जरूरत है। तो जागरूकता लाने के लिए एक अभियान जो बीजेपी ने शुरू किया हो, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अभी बीजेपी की तरफ से ऐसे कोई सघन अभियान चालू हुए नहीं है, और शीघ्र ही इस विषय में सघन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं शॉर्ट में बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे सघन अभियान चलाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य राजनीतिक दलों को भी स्वच्छ मानसिकता के साथ उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ना कि सदैव एलिगेशन की, आरोपण की राजनीति के साथ। ठीक है, मैं ये सवाल प्रतिष्ठा जी से ले लेता हूं, फिर अमितोष के पास जाऊंगा। प्रतिष्ठा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए धर्मांतरण पर अगर कानून आया, हमने देखा है राज्य सरकार के टाइम पर आया, और उस पर किस तरह की चर्चाएं हुई, उस पर किस तरह के रिएक्शंस आए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल के अगेंस्ट थी, लेकिन आप लोग उसके कई पॉइंट्स के अगेंस्ट थे। मैं ये कह रहा हूं कि धर्मांतरण पर कोई बिल आएगा तो उसमें कोई मिडल वे नहीं हो सकता, वो वन साइडेड टाइप का ही होगा, उसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है उस बिल को लाने की। या उसको ऐसा नहीं किया जा सकता कि 500 रुपए का जुर्माना लगा के छोड़ देंगे, उसको कड़ा बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? पॉइंट बाय पॉइंट वैसा ही होगा जैसा कि 2017 में था, या फिर कोई नया स्टैंड जो कि आप भी मान रहे हो कि मामला गंभीर है? देखिए स्वप्निल जी, और कोई क्वेश्चन है आपके या मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। जी, ये बिल लेके आएंगे और किस तरह का लेके आएंगे, बिल लेके आने पर भी पता चलेगा, क्योंकि हम ये तो भारतीय संविधान के जो मूलभूत हमारे अधिकार हैं उसके अंदर भी स्पष्ट है कि कोई किसी को जबरदस्ती ना तो कहीं पर रख सकता है, ना धर्म परिवर्तन करवा सकता है। इंसान किस धर्म को माने किसको ना माने ये उसका व्यक्तिगत विषय है। तो ये संविधान में इस चीज का ऐसा नहीं है कि प्रावधान है ही नहीं है, लेकिन इसको और थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। उसमें सजा कितनी है? जबरदस्ती ना संविधान में जो भी प्रावधान है उसमें सजा कितनी है? संविधान के अंदर सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। प्रतिष्ठा जी, थोड़ा सा मेरा नॉलेज सभी बढ़ाइए, वो जो संविधान में जो भी उल्लेखित है उसमें सजा कितनी है, कितना पनिशेबल है? साथ में अगर ये लेके आते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं प्रतिष्ठा जी, मेरा थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान में जो भी उल्लेखित है उसमें पनिशमेंट कितना है, कितना पनिशेबल है वो? ये इंसान के मूलभूत अधिकारों के अंदर शामिल है कि वो किस धर्म को मानेगा, किस राज्य का नागरिक रहेगा, और वो हमें 7 मूलभूत अधिकार संविधान, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल इंसान अपने हिसाब से करता है। लेकिन यहाँ पर क्या कि आज जो माहौल बनाया गया है वो केवल आप एक भी ऐसा चीज लेके आइए कि जिसका जब कोई भी धर्म परिवर्तन हुआ या कोई भी वो 5-7 दिन उसको एक तरह से मीडिया में आता है, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका वाकई में उनको न्याय मिला कि नहीं मिला, जिनके साथ अन्याय हुआ था, सब कुछ एक तरह से गौण हो जाता है। अच्छा, तो केवल तो उसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। विपक्ष उस मुद्दे को कितने दिन जिंदा रख पाया मैडम? क्या कह रहे हैं? मैं किसी भी मुद्दे को जिंदा रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो है। विपक्ष कितने दिन इस मुद्दे को जिंदा रख पाया है? एक भी दिन कभी इस मुद्दे को जगाने की कोशिश विपक्ष ने की नहीं। विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं। विपक्ष का मुद्दा ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये विपक्ष का मुद्दा ही नहीं है। थैंक यू मैम। ठीक है अमितोष, ठीक है, क्या करना है मीडिया की? मीडिया का काम होता है कि हर वो कर रहा है मैम, लोकतंत्र का चौथा मीडिया वो कर रहा है। मीडिया। आपकी पार्टी में से सिर्फ आप ही को मुझसे शिकायत है, बाकियों को मुझसे कोई शिकायत नहीं। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अमितोष पारीक, मेरा आपसे एक सवाल है, आप ठीक है, आपने कर दिया, खुलासा कर दिया, आपने कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज करवा पाते हो आप लोग? अच्छा, दूसरा ये भी है कि एफआईआर में फिर दर्ज क्या होता है, और तीसरा ये भी है कि उसमें पनिशमेंट क्या है, मैं उससे क्यों डरूंगा? ठीक बात है, अब मैं बताता हूँ। एक एक करके स्वप्निल सर पूरे मैटर को देखता है। सबसे पहले भारत के संविधान में ये कोई मूल अधिकार नहीं है, आर्टिकल 25 है, मूल अधिकार आर्टिकल 21 में आते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी। करेक्ट। 25 जो है, और संविधान में कोई पनिशमेंट नहीं दे रखा, जिसका फायदा ये उठाते हैं, और इसीलिए मांग करी गई विश्व हिंदू परिषद द्वारा कि एक पिनल प्रोविजन का लॉ लाया जाए, उस पिनल प्रोविजन में इसका कंप्लाइंस और इसका पनिशमेंट तय करा जाए, जैसे 11 राज्यों में करा गया। अब आप जाते हैं धारा लगवाने, एफआईआर करने, आज 12 बजे हम थाने पहुंचे, 12 बजे से रात्रि तक का समय हो गया, और मैं साधुवाद और धन्यवाद करता हूं समाचार प्लस का कि निरंतर रूप से उन्हें लाइव दिखाया, और जब लाइव दिखाया तो ये सबके समक्ष आया कि पुलिस ने आश्वासन दिया। क्यों दिया? क्योंकि प्रोविजन ही नहीं आ रहे, लॉ ही यहाँ पर क्लियर नहीं है, और जब लॉ क्लियर नहीं है तो वो खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे को किस लॉ में लगाना चाहिए, किस लॉ में नहीं लगाना चाहिए। अब आईपीसी की धारा दर्ज क्या होती है? हाँ, आईपीसी की धारा आती है। अब जनरल जहां पे भी कोई पर्सनल लॉ नहीं होता, हाँ, जहां पे कोई स्पेशल लॉ नहीं होता, वहां आईपीसी आती है प्रिनल प्रोविजन के लिए। आप 153A में चले जाएंगे जो ओल्ड आईपीसी के अनुसार है, किसी भी तरह के वेंटनली या किसी को भी ऑब्सीन करना। 295A में चले जाएंगे, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करना। फिर आप 298 में चले जाएंगे, लेकिन आप 420 में चले जाएंगे, चीटिंग में चले जाएंगे। अब चीटिंग का ऑफेंस आता है 2 साल का। फिर आप एक से दूसरे में जाएंगे, किसी में 5 साल का होगा, किसी भी धारा के अंदर में 7 साल से ऊपर का कोई पनिशमेंट नहीं है। लगभग 11 राज्यों ने जी अपने स्तर पर कानून बनाया, जो कि पास भी हो गए, बिल्कुल, है ना। राजस्थान का ही कानून फंस रहा है, मतलब राजस्थान में कुछ गलत चीजें जा रही हैं या क्या हो रहा है? देखिए, वही मैं समझने का यह प्रयास कर रहा था जब भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि 11 राज्यों में तो राष्ट्रपति को दिक्कत नहीं हुई,
11 राज्य में भी कानून राष्ट्रपति की स्वेच्छा से पास हुए होंगे, पारित हुए होंगे, और उसमें तो एक हिमाचल प्रदेश भी है। लेकिन आज भारत के अंदर राजस्थान में जो निरंतर रूप से 12 का विषय भी आपने कवर किया था, 250 परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो गए थे, भरतपुर भी करा था आपने, कोटा भी किया था आपने। तो ये क्या स्वेच्छा 250-400 लोगों की एक साथ ही हो रही है क्या? कुल मिला के इनको माइंड वॉश किया गया। और जब राजस्थान के अंदर में पहले भी मांग करी थी कि 2 बार बिल गया, तो अब सरकार इनकी है ना, लेके आए एंटी कन्वर्जन लॉ। मैं बहुत जल्द दौसा पर भी एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं, आप हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत जल्द उस पर भी एक बड़ा खुलासा होगा। नवीन शर्मा जी, देखिए बात यही है, 11 राज्यों के बिल पास हो सकते हैं, मतलब हमारे बिल बनाने में दिक्कत हुई ना, उसी के पॉइंट्स कुछ लचर रहे ना, या हम ओवर एक्साइटेड हो गए। हो सकता है कहीं कुछ त्रुटियां रही हों, कहीं ड्राफ्टिंग में कुछ त्रुटियां रही हों, इसलिए राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से उसे मंजूरी नहीं मिली। उन्हें उसमें संशोधन कर शीघ्र ही पेश किया जाएगा और धर्मांतरण के विरुद्ध एक बिल लाने की शीघ्र से शीघ्र प्रयास सरकार द्वारा किए जाएंगे। ठीक है शर्मा जी, लेकिन मैं वापस एक बार यही, अच्छा शॉर्ट में बोल रहे हैं जी हाँ, बताइए। नहीं शॉर्ट में बोल रहे हैं, मैं फिर जेसी शर्मा जी के पास जाऊंगा। हाँ। वापस मैं यही कहूंगा कि पिछले 5 सालों में धर्मांतरण के लिए एक्चुअली अभी आप कह रहे थे कि क्या आपका ये मुद्दा नहीं है, आपने अभी कांग्रेस प्रवक्ता से कहा क्या आपका ये मुद्दा नहीं है। वाकई उनका ये मुद्दा नहीं, उनका ये सीक्रेट एजेंडा रहा, और उस 5 साल सीक्रेट एजेंडे पे काम के जो दुष्परिणाम आए हैं वो यहाँ आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। आपकी बात के साथ आपको इसे साबित भी करना पड़ेगा, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जेसी शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जेसी शर्मा जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, 11 राज्यों में कानून पास हो सकता है, तो हमारे प्रयासों में कहीं त्रुटि है, या तो वो ओवर एक्साइटमेंट की वजह से है या जो भी है। लेकिन पुलिस की स्थिति मैं समझ पा रहा हूं, जब उनके पास कुछ है ही नहीं दर्ज करने को, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग से उनके पांव में बेड़ियां बांधता है, तो वो कर भी क्या लेंगे। और दूसरा, कोई व्यक्ति आज अगर शिकायत कर भी रहा है और वो कल पलट गया, तो किरकिरी पुलिस की हो जानी है। बिल्कुल आपने सही कहा स्वप्निल जी। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस के पास वास्तविक पीड़ित व्यक्ति आकर के अपनी एफआईआर देता है तो तुरंत दर्ज करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान पेश करती है, कोर्ट में ट्रायल होता है, उसके गवाहों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट निर्णय देता है। अब जो व्यक्ति पीड़ित है, अब वो अगर मजबूत रहता है, कोर्ट की ट्रायल तक मजबूत रहता है, वास्तव में जो जबरन धर्मांतरण कराने वाले लोग उनके खिलाफ अपने बयान देता है, इस तरह के सबूत पेश होते हैं, तो उसको सजा भी होती है इस तरह की एजेंसियों। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि स्पष्ट कानून नहीं है। आईपीसी या बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत जो भी मामले दर्ज होते हैं उसके अनुसार तफ्तीश होकर उसका चालान पेश होता है, फिर ट्रायल होती है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता 2 चीजों की है, जो जहां तक मैं समझ पाया हूं। राजनीति अपनी जगह है, जैसे मेरे साथी लोग कह रहे थे कि हर पार्टी का एक राजनीतिक अपना विचारधारा है, और दूसरा उनके खुद के अपने वोट बैंक है, तो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते उसी के अनुसार अपनी भाषा बोलते हैं। वो निष्पक्ष रूप से कोई बात स्पष्ट करने में हिचकते हैं। ये हमारे देश की मजबूरी है, या हमारे देश के एक दुर्भाग्य है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही अपनी बात कहेगी, पूरे देश के हित को ध्यान में रखते नहीं बोल पा रही है। तो मेरा जहां तक धर्मांतरण का सवाल है, धर्मांतरण के लिए वास्तव में एक स्पष्ट कानून लाने की आवश्यकता है। और जो बिल हमारा विचाराधीन है, जिसके कुछ तथ्य मेरे सामने जानकारी में आए हैं, राजस्थान सरकार ने उस बिल में कम से कम 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना, बस, और विशेष रूप से नाबालिग महिला, SC ST के लोगों को जबरन अगर धर्मांतरण कराया जाता है तो उनके लिए 5 साल, ऐसे लोगों को जो आरोपी है उनके लिए 5 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना। ऐसा अभी प्रोसेस में, प्रक्रिया में, हो सकता है इसमें चेंज भी हो जाए। और अभी आपने सुना होगा 2020 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने उस कानून में संशोधन किया और उसमें सजा का इन्हीं लोगों को, SC ST लोगों को जबरदस्त पनिशमेंट में, तो मेरे ख्याल से नवीन शर्मा भी उन्होंने पनिशमेंट को बढ़ाया है, कुछ सरकारों ने बढ़ाया है। ठीक है। और इसमें विभिन्न 11 राज्यों में 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। एग्जैक्टली। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग सजा का प्रावधान है, और उसके तहत कार्रवाई भी होती है। मैंने एक लिस्ट भी पढ़ के बताई, ठीक है, ये प्रेशर कुकर मूवमेंट है अमितोष, हाँ। है ना। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे छोटे मोर्चे पर तो वीएचपी लड़ रही है जी, है ना। 20-25 कार्यकर्ता भरतपुर में लड़ लेंगे, 20-25 कार्यकर्ता 12 में लड़ लिए, धौलपुर में लड़ लिए, 20-25 शायद कोटा में भी लड़े हैं। आज भी आप लोग 20-25 ही थे जी, है ना। ये कोई बड़ी जंग नहीं है। क्या आर पार करने में ये बात आड़े आती है कि आपकी विचारधारा की एक पार्टी सत्ता में? देखिए स्वप्निल जी, विचारधारा संगठन की सिर्फ हिंदुत्व है। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, तब भी प्रशासन से लड़े थे, और अगर आज भी आवश्यकता पड़ रही है तो आपने देखा आज भी प्रशासन से लड़ेंगे। लेकिन बात ये आ रही कि छोटे छोटे गुट भी अगर प्रताड़ित हो रहे हैं या पीड़ित को लेके जा रहे हैं, उस पर एक्शन लेना, संज्ञान लेना वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।